वो एक ऐसा यतीम नौजवान था जिसके पास नाम के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में वफादारी का वो जज्बा था जो बड़े बड़े नामों से कहीं ज्यादा होता है। दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने उसूलों का साथ कभी नहीं छोड़ा था। ये कहानी एक ऐसे इम्तिहान की है जहां वफादारी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और सबक अमोज कहानी में हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जहां जिंदगी की हर मुश्किल के बावजूद एक यतीम लड़के की ईमानदारी और हिम्मत चमकती है। तैयार हो जाइए, कहानी शुरू करते हैं। सईद एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था। ये गांव हरी भरी फसलों, नदी के पानी और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली से भरा हुआ था। लोग यहां सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और शाम को अपने घर की छांव में सुकून पाते थे। सईद बहुत खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी अंदरूनी ताकत को जाहिर करती थी। जब वो छोटा सा था, तभी उसकी मां किसी खतरनाक बीमारी में गिरफ्तार होकर इस दुनिया से चल बसी थी। उस वक्त सईद का छोटा सा दिल टूट गया था। वो रातों को मां की याद में रो रो कर सोया करता था, और उसके सिर्फ 1.5 साल बाद ही उसका बाप भी जिंदगी की परेशानियों से तंग आकर एक कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे चुका था। अब सईद बिल्कुल तन्हा और लाचार रह गया था। कोई सहारा नहीं, कोई कंधा नहीं। गांव से कुछ मील के फासले पर एक शहर था जहां उसकी चची रहती थी। सईद अगर चाहता तो वहां जाकर अपनी चची के घर में रह सकता था। खाना पीना और छत की हिफाजत मिल सकती थी, लेकिन वो एक खुददार और इज्जतदार लड़का था। उसे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि वो किसी के लिए बोझ बन जाए। इसलिए उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद उसने अपने आप को संभालने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। दिन रात मेहनत, कोई भी छोटा मोटा काम, बस पेट के लिए कुछ तो करना था। वो गांव में ही एक आदमी के यहाँ काम करने लगा। उस आदमी ने सैकड़ों मुर्गियां पाल रखी थीं। उस आदमी का नाम रहीम था। रहीम मुर्गियों का एक बड़ा व्यापारी था और गांव वालों के हाथ मुर्गियों के अंडे फरोख्त किया करता था। उसने गांव के बिल्कुल करीब ही एक बड़ी सी जगह पर कब्जा कर रखा था। वहां उसने बड़े बड़े मजबूत जाले बनवा रखे थे जहां मुर्गियां आराम से रहती थीं। रहीम दिन भर वहीं अपनी चारपाई डालकर बैठा रहता और हुक्का गुदगुदाता रहता। जब चिलम की आग बुझ जाती तो वो उठकर जालों का जायजा लेता, एक बड़ी सी टोकरी लेकर अंडे जमा करता। शाम होते ही टोकरी उठाता और गांव की गली गली घूमकर अंडे बेचता। इस कारोबार से उसे अच्छा खासा मुनाफा होता था। जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने सोचा कि अब इतनी सारी मुर्गियों की देखभाल, अंडे जमा करना और बेचना अकेला नहीं हो पा रहा। एक दिन वो सोचने लगा कि कोई मुलाजिम रख लेना चाहिए। इन्हीं दिनों सईद के बाप की मौत हो चुकी थी। रहीम ने सईद को बुलाया और प्यार से कहा, देखो बेटा सईद, अब तो तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। अब तुम्हें अपना आप खुद ही संभालना होगा। मेहनत करो, मेहनत से ही पेट पाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने मुर्गी खाने में नौकरी पर रख सकता हूं। सईद ने फौरन हाँ कर दी। वो सोचता था, अंधे को भला क्या चाहिए, बस 2 आंखें। उसने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। रहीम ने मुर्गी खाने में एक छोटा सा सायबान भी बनवा लिया था। वो सारा दिन चारपाई पर बैठा हुक्का हाथ में लिए सईद को मेहनत करते देखता रहता। सईद सुबह से शाम तक मुर्गियों को खाना पानी देता, जालों की सफाई करता, अंडे जमा करता। शाम को टोकरी उठाकर गांव की गलियों में घूमता। गांव वाले उसे देखकर खुश होते और तारीफ करते, देखो भाई, माँ बाप के गुजरने के बाद भी ये लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह इसकी मदद करे। रहीम भी बहुत खुश था। उसने देखा कि सईद के आने से उसका काम ठीक से चल रहा है, नाम चमक रहा है। मुर्गियां भी हेल्दी और खुशहाल नजर आ रही थीं। उनके अंडे बड़े, चमकीले और मोटे हो गए थे। गांव वाले शौक से खरीदते थे। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा पलट मारा कि सब बदल गया। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। गांव के जमींदार तो खुश थे कि फसलें अच्छी होंगी, लेकिन रहीम खौफजदा और फिक्रमंद हो गया। वो जानता था कि बारिश के बाद मुर्गियों में एक खतरनाक बीमारी फैलती है, जिससे मुर्गियां जल्दी से मर जाती हैं। शाम को बारिश हल्की हल्की शुरू ही हुई थी कि रहीम ने अपना पुराना संदूक निकाला, अंदर से पुरानी किताब निकाली, सफ़े उलट पलट किए। फिर उसने अपनी पेंसिल से कुछ दवाइयों के नाम लिखे और सईद को थमाकर पंसारी की दुकान की तरफ भेज दिया। उसने सोचा था कि रात भर बैठकर दवाई बनाएगा और सुबह सब मुर्गियों को खुराक दे देगा। वो पूरी रात पीसता रहा। सईद भी उसके साथ ही रहा, घर नहीं गया। रात भर बारिश होती रही। थोड़ी देर रुकी तो तेज तूफान और अजीब हवाओं की चीखें शुरू हो गईं। खुदा खुदा करके सुबह हुई। रहीम दवाई का कटोरा उठाया और सईद को साथ लेकर मुर्गी खाने की तरफ चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था, कई मकान गिर चुके थे। जब गन्ने की फसल क्रॉस करके वो मुर्गी खाने के करीब पहुंचे तो सन्नाटा था। सारी मुर्गियां अपने खानों में मुर्दा पड़ी थीं। पानी जालों में घुस चुका था। रहीम सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया।
उसके सपने टूट गए थे। सईद का ये काम भी खत्म हो गया। अब सईद ने दूसरा काम ढूंढा। उसने गांव वालों से बात की जो भेड़ बकरियां पालते थे। मैं आपकी बकरियां चराऊंगा, जंगल ले जाऊंगा, देखभाल करूंगा। गांव वाले सईद को अच्छी तरह जानते थे। उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। उन्होंने मान लिया। पहले वाला चरवाहा बेईमान निकला था। वो चोरी चोरी बकरियों का दूध निकालकर दूसरे गांव बेच देता था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, अच्छी तरह मरम्मत की, हज्जाम बुलाकर सर टकला कर दिया और गधे पर बिठाकर गांव से भगा दिया। शाम को कुम्हार ने अपना गधा याद किया जो चोर ले गया था। वो रोता हुआ नंबरदार के पास पहुंचा। नंबरदार हंस पड़ा और अपनी तरफ से गधे की कीमत दे दी। अब सईद को ये काम मिल गया। वो सुबह सवेरे नमाज पढ़ता, अपना खाना बनाता और बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। पूरे गांव से फी बकरी के महाने सिर्फ 2 रुपए लेता था। उसका सपना था कि जब पैसे जमा हो जाएंगे तो गांव में थोड़ी सी जमीन लेकर सब्जी की काश्त शुरू कर देगा। एक दिन जंगल के करीब सारी बकरियां आराम से बैठी थीं और जुगाली कर रही थीं। सईद एक पत्थर पर बैठा उन्हें देख रहा था। अचानक 2 बकरे आपस में लड़ने लगे। सईद ने दौड़कर उन्हें अलग किया। एक बकरा तो चुप होकर बैठ गया, लेकिन दूसरे ने सईद को जबरदस्त टक्कर मारी। सईद का गुस्सा आ गया। उसने उसका कान पकड़कर 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे। बकरा मैं करने लगा। फिर अचानक जंगल से एक तेज धमाके की आवाज आई। सईद चौंक गया। चीख और चिल्लाने की आवाजें जंगल की तरफ से आ रही थी। वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसके सामने एक बड़ा सा बिन मानस एक उखड़े हुए बड़े दरख्त के नीचे दबा हुआ था। उसके दोनों हाथ भी दब चुके थे। जब वो चिल्लाता था तो उसके लंबे चमकीले दांत दिखते थे। सईद थोड़ा और करीब गया। बिन मानस की नजर सईद पर पड़ी तो उसने चिल्लाना बंद कर दिया और हसरत भरी निगाहों से देखा। सईद के दिल पर तरस आ गया। वो सोचने लगा, अगर इसके हाथ आजाद होते तो ये खुद दरख्त हटा देता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। लेकिन हाथ दबने की वजह से वो बेबस था। सईद सोच रहा था कि मदद करे या ना करे। तभी पीछे से वही बकरा जिसका कान उसने मरोड़ा था तेज दौड़ता आया और सईद को जबरदस्त टक्कर मारी। सईद के पैर जमीन से उछल गए और वो हवा में उड़कर सीधा बिन मानस के ऊपर गिर पड़ा। उसके एक हाथ की कोहनी सीधे बिन मानस के मुंह में लग गई। सईद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से कोहनी बाहर निकाली। वो डर कर नीचे उतरा और लुढ़क गया। फिर उसने सोचा, अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कोहनी चबा चुका होता। अब सईद का फैसला पक्का हो गया। मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। बिन मानस दर्द से कराह रहा था। सईद उठा, दरख्त की तरफ देखा। वो बहुत मजबूत और बड़ा दरख्त था। बारिश और तूफान ने उसकी जड़ें जमीन से हिला दी थीं। सईद ने दोनों हाथ उसके तने पर डाले, पूरा जोर लगाया, पसीना बहाया, मेहनत की और आखिरकार दरख्त को बिन मानस के सीने के ऊपर से परे की तरफ धकेल दिया। बिन मानस निकलकर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक झटके से गिर गया। शायद सीने में गहरी चोट लगी थी। अब सईद का डर बिल्कुल खत्म हो गया। वो करीब बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। बिन मानस के जिस्म पर बड़े खुरदुरे बाल थे और उसके बदन से अजीब सी खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद बिन मानस उठकर बैठ गया और मोहब्बत भरी नजरों से सईद की तरफ देखा। उसने अपना बड़ा हाथ सईद के कंधे पर रखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। सईद ने उसका हाथ थपथपाया और प्यार से कहा, अच्छा मेरे दोस्त, मुझे इजाजत दो। फिर सईद वहां से उठा और अपने रास्ते पर चल दिया। पीछे से बिन मानस उसे देखता रहा। रात होने वाली थी। सईद को फिक्र थी कि सूरज डूबने से पहले बकरियां लेकर गांव पहुंच जाए। उसने लाठी घुमाई, उंगली मुंह में डालकर तेज सीटी बजाई। सारी बकरियां उसके पास आ गईं। वो उन्हें लेकर गांव की तरफ चल दिया। अगला दिन जब सईद बकरियां लेकर उसी जगह पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वही बिन मानस एक ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ था। अब सईद को थोड़ा खौफ होने लगा, क्योंकि वो देव जैसा दिखता था। लेकिन बिन मानस उठा, लंबे हाथ हवा में फैलाए और सईद की तरफ आया। सईद के पैर जमीन से नहीं हिले। बिन मानस बिल्कुल करीब आया, अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक लाल सेब था। सईद ने कांपते हाथों से सेब उठा लिया। बिन मानस दांत निकालकर खुश होने लगा। अब उनकी दोस्ती हो गई थी। बिन मानस हर रोज उसी जगह मिलता। बकरियां चरती रहती और सईद अपने नए दोस्त के साथ जंगल की सैर करने निकलता। अब उसे बिन मानस से जरा भर भी खौफ महसूस नहीं होता था। एक दिन शाम को सईद अपनी सारी बकरियां घर घर छोड़ने के बाद नंबरदार के घर पहुंचा। नंबरदार की बीवी कोने में बैठी सुबक सुबक रो रही थी। सईद ने देखा तो दिल दुखा। उसने नंबरदार के नौकर से पूछा, भाई नंबरदारानी को क्या हो गया? क्या नंबरदार साहब से झगड़ा हुआ? नौकर ने सर हिलाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आज नंबरदार साहब शहर गए थे, वहां से कुछ बहुत कीमती जेवर खरीदे थे, सोना, चांदी, हीरे जवाहरातों वाले। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया
उसी दरख्त पर बहुत सारे बंदर छुपे हुए थे। जैसे ही नंबरदार ने रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, एक बंदर ने झट से उनकी पगड़ी उठा ली और ऊपर चढ़ गया। नंबरदार साहब ने पहले जूता फेंका, फिर पगड़ी के पीछे भागे, लेकिन बंदर बहुत ऊंचा चढ़ चुका था। जब वापस आए तो देखा जेवर वाली पोटली वहां से गायब थी। किसी शरारती बंदर ने उठा ली थी। नंबरदार साहब ने बहुत ढूंढा, दरख्त छाने मारे, लेकिन कुछ ना मिला। इसलिए घर आकर नंबरदारानी रो रही हैं। नंबरदार साहब ने कहा है कि नए जेवर दिलवा देंगे, लेकिन उनका दिल नहीं मानता। सईद ने यह सुनकर बहुत अफसोस किया। उसने नंबरदारानी को तसल्ली दी और घर चला गया। अगला दिन जब सईद जंगल पहुंचा तो बिन मानस वहां नहीं था। वो घास पर लेटकर इंतजार करता रहा। सूरज सर पर आ गया, लेकिन बिन मानस का नामो निशान नहीं। सईद का दिल बेचैन होने लगा। उसने सोचा, कहीं मेरे दोस्त को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। खाना भी नहीं खाया, बस फिक्र में पड़ा रहा। आखिर उसने फैसला किया कि ढूंढने निकलेगा। वो जंगल के अंदर अंदर चला गया। पहले वो जगह देखी जहां बिन मानस उसे साथ ले जाता था, वहां कोई नहीं। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद थककर रुक गया। तभी दूर से एक तेज गोलियों की आवाज आई। जंगल के उस पार शहर था जहां से लोग अक्सर शिकार के लिए आते थे। सईद के दिल में डर बैठ गया, कहीं मेरे बिन मानस को किसी ने गोली तो नहीं मार दी। वो उस तरफ दौड़ पड़ा जहां से आवाज आई थी। थोड़ी देर चलकर उसने देखा एक शिकारी खड़ा था। पीठ सईद की तरफ थी, एक हाथ में राइफल, दूसरे में पोटली, और करीब ही एक बंदर मरा हुआ पड़ा था, जिस्म से खून बह रहा था। सईद ने तुरंत समझ लिया ये वही बंदर था जिसने नंबरदार की पोटली चुराई थी। शिकारी पोटली का जायजा ले रहा था। सईद दरख्त के पीछे से निकला और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरशद साहब, आप यहाँ। अरशद चौंक गया। उसने जल्दी से पोटली छुपाने की कोशिश की और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सईद? सईद ने सोचा कि सच नहीं बता सकता कि वो बिन मानस को ढूंढ रहा था, वरना कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए बोला, मैं तो आपकी गोली की आवाज सुनकर आया। ये बंदर कल नंबरदार साहब की जेवर वाली पोटली लेकर भागा था। आपने इसे मारकर बहुत अच्छा किया। नंबरदार साहब तो आपको बहुत याद करते हैं। गांव के चौराहे पर बैठकर पहले आपका जिक्र करते हैं, फिर शिकार की बातें। अरशद नंबरदार का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे। बाद में अलग अलग गांव बस गए, लेकिन जब भी शिकार का मन होता अरशद नंबरदार के घर आता और दोनों साथ शिकार करते। सईद की बात सुनकर अरशद ने पोटली छुपाना ठीक नहीं समझा। उसने पोटली निकाली और सईद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे ही गांव आ रहा था। घोड़े को छोड़कर इधर उधर घूम रहा था कि ये बंदर नजर आया। इसने ये पोटली अपनी बगल में दबाई हुई थी। मैंने समझ लिया कि इसमें कुछ कीमती होगा। सईद ने कहा, नंबरदारानी इन जेवरातों की वजह से बहुत परेशान है। आप इन्हें लेकर उनके घर चले जाइए, वो बहुत खुश होंगी। लेकिन अरशद के दिल में लालच जाग चुका था। वो नरमी से बोला, सईद, ये बात तुम अपने तक ही रखना। नंबरदार तो अमीर आदमी है, वो थोड़ी सी रकम देकर नए जेवर खरीद लेगा। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सईद हैरान हो गया। अरशद साहब, दोस्ती का कुछ तो लिहाज कीजिए। मैं तो आपको इतना बेईमान नहीं समझता था। अरशद का लहजा बदल गया। वो गुस्से में बोला, अगर तू अपनी जुबान बंद रखेगा तो मैं अभी 50 रुपए देता हूँ। ये जेवर अब मेरे हैं। अगर मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगा। उसने राइफल की तरफ देखा और सईद को घूरने लगा। सईद समझ गया, लालच ने अरशद की आंखों पर पट्टी बांध ली है। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सईद को यह भी गवारा नहीं था कि 50 रुपए के लालच में वो इस जुर्म में शामिल हो जाए। उसने एकदम से पोटली अरशद के हाथ से छीन ली और दौड़ पड़ा। अरशद ने तुरंत राइफल उठाई और पीछे से गोली चलाई। पहली गोली निशाने से चूक गई। दूसरी गोली का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सईद दरख्तों के पीछे छुप गया। अरशद सोचने लगा, अगर सईद गांव पहुंच गया तो सब खत्म। इसलिए उसने फैसला किया कि सईद को ढूंढकर मार डालेगा। वो चुपके से सईद के पीछे दौड़ पड़ा। सईद भाग रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो दरख्तों के करीब करीब दौड़ रहा था ताकि गोली न लगे। अरशद एक माहिर शिकारी था, बिना आवाज किए तेज दौड़ सकता था। आखिर अरशद ने चालाकी सोची। वो एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गया। सईद ने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद गायब। वो हैरान हुआ। एक बड़े दरख्त के पीछे छुपकर गर्दन निकालकर देखने लगा। अरशद का दिल चाहता था कि वहीं से गोली मार दे, लेकिन कांटेदार झाड़ियों की वजह से निशाना नहीं लग रहा था। सईद समझ गया कि अरशद छुपा हुआ है। वो धीरे से जमीन पर लेट गया, सीने के बल क्रॉल करने लगा और दूर निकल गया। फिर एक दरख्त के पास आकर सोचा, मैं इस पर चढ़कर छुप जाऊंगा। जब अरशद थककर चला जाएगा तो मैं गांव जाकर सब बताऊंगा। सईद तेज फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया और पत्तियों के दरमियान छुप गया। अरशद ने यह देखा तो मुस्कुराया। वो धीरे धीरे उसी दरख्त के पास आया। सईद समझ गया कि अब खत्म। उसने पोटली अरशद की तरफ फेंकी और बोला, इन्हें संभालो, इन जेवरातों ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अरशद ने कहा, अंदाज तो ऐसा है जैसे तूने मुझ पर एहसान किया हो, लेकिन अब बात खत्म नहीं हुई। अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू गांव जाकर मेरी बात सबको बता देगा।
तेरी मौत ही सबूत रहेगी कि ये राज राज ही रहे। उसने राइफल उठाई, सईद के सर पर निशाना लगाया। अभी घोड़ा दबने ही वाला था कि एक भयानक चीख गूंजी। अरशद चौंक कर पीछे देखा, एक बहुत बड़ा बिन मानस उसके बिल्कुल सर पर था। सईद की खुशी से चीख निकल गई, मेरा दोस्त। बिन मानस ने एक ही वार में अरशद को दूर फेंक दिया। राइफल हाथ से छूट गई। अरशद चीखने लगा, रहमत मांगने लगा। बिन मानस ने अपना ताकतवर पांव उसके सीने पर रखा और पूरा वजन डाला। अरशद के मुंह से खून का फवारा निकला और वो वहीं दम तोड़ गया। सईद तेज से दरख्त से उतरा और बिन मानस से लिपट गया। बिन मानस का जिस्म गीला गीला था, जैसे पानी से निकला हो। अपने दोस्त की जान बचाने के बाद वो भी खुश नजर आ रहा था। बिन मानस ने सईद का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक तरफ चला। थोड़ी दूर एक बड़ी झील थी जिसमें बड़े बड़े लकड़ तैर रहे थे। बिन मानस एक लकड़ पर बैठा, पांव पानी में मारा तो लकड़ आगे बढ़ने लगी। वो दांत निकालकर सईद को इशारा करने लगा। सईद समझ गया ये सुबह से इसी खेल में मसरूफ था, इसलिए नहीं आया। उसने इशारा किया कि अब घर जाना है। फिर वो झाड़ियों की तरफ गया, पोटली उठाई। अरशद की लाश देखकर सोचा, अगर मेरा दोस्त ना आता तो आज ये जालिम मुझे मार डालता। फिर उसकी नज़र झील पर पड़ी। वहां से वो दरख्त साफ दिखता था जहां सईद चढ़ा था। बिन मानस ने दूर से देखा, समझ गया कि उसका दोस्त खतरे में है, इसलिए दौड़कर आया और अरशद का खात्मा कर दिया। सईद बकरियां लेकर गांव पहुंचा। सबसे पहले नंबरदार के घर गया और पोटली सामने रख दी। नंबरदार हैरान, कभी सईद की तरफ देखता, कभी पोटली की तरफ। सईद ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई। बंदर से पोटली, अरशद का लालच, गोली चलाना, बिन मानस की मदद, सब कुछ। नंबरदार सईद की अक्लमंदी, ईमानदारी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। वो जानता था कि सईद चाहता तो ये सब जेवर चुपके से रख सकता था। उसने खुशी से अपना बेटा बना लिया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। गांव में सईद की ईमानदारी के चर्चे होने लगे। नंबरदार के बेटे बनने के बाद उसने बकरियां चराना छोड़ दिया। अब वो मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया। बिन मानस से दोस्ती अब भी कायम थी। हर रोज मिलते, जंगल में घूमते। लेकिन नंबरदार को जिंदगी भर एक ही बात का अफसोस रहा कि उसके बचपन के दोस्त ने लालच में इतनी बड़ी गद्दारी की और उसी लालच ने उसकी जान ले ली। सच कहते हैं दोस्तों, लालच बुरा बला है। प्यारे दोस्तों, ये थी सईद की पूरी कहानी, एक यतीम लड़के की ईमानदारी, वफादारी और हिम्मत की मिसाल। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस लंबी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अल्लाह आप सबको हमेशा ईमानदारी और हिम्मत अता फरमाए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।